CGPSC मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा। छत्तीसगढ़ प्रशासन के रीढ़ की हड्डी है CGPSC। तो क्या होता है कि बिलासपुर में बेस्ट कोचिंग है, बिलासपुर एक हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई बच्चे क्या नहीं हो पाते, अफोर्ड कर नहीं पाते। कई सारे कोचिंग सेंटर्स में क्रैश कोर्स चलाया जाता है। क्रैश कोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्रैश कोर्स कॉन्सेप्ट ही गलत है। और मेरा पर्पस यही था कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में कोचिंग खोलूं कि जहां पर बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिले और शिक्षा ऐसी मिले कि वो प्री के साथ साथ मेंस भी करें और मेंस के साथ साथ उनको इंटरव्यू की भी तैयारी की जाए। 2015-2014 में बिलासपुर चीज़ अलग थी। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, गैजेट्स बहुत ज़्यादा हैं और उस पर भीड़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक बैच में 700, 800, 1200 बच्चे बैठ रहे हैं। तो क्रीम बच्चों को तो कोई भी एग्ज़ाम पास करवा देगा, उनको आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारे पास जनजातीय बच्चे आते हैं और ऐसे बच्चे आते हैं उनको ये तक नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं और 1 साल के बाद वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के हालत में रहते हैं। कि सफलता मिलने के बाद क्या करना है तो सब बताते हैं, लेकिन सफलता नहीं हो पाए तो क्या करना ये कोई नहीं बताता। हर साल छत्तीसगढ़ के हजारों स्टूडेंट्स CGPSC, UPSC, SSC और व्यापम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक सपना लेकर कि मैं सरकारी अफसर बन जाऊं। लेकिन छोटे शहरों और गांवों के कई सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। और इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं कुलदीप शर्मा क्लासेस, जिनका मिशन है हर सपने को गाइडेंस और मौका दोनों मिले बिना फाइनेंशियल बर्डन के। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं कुलदीप शर्मा सर, जो डायरेक्टर हैं कुलदीप शर्मा क्लासेस के और एक मेंटर हैं, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के आसपास के स्टूडेंट्स को कम फीस में क्वालिटी कोचिंग, सही डायरेक्शन और एक नया विश्वास देते हैं ताकि हर स्टूडेंट अपने सपने को जी सके। इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है, अगर कोई एस्पायरेंट्स सालों से CGPSC या UPSC क्रैक नहीं कर पा रहा है तो उसका रियलिस्टिक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है और कैसे स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बिना बड़े शहर जाए। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसे एस्पायरेंट्स को जानते हो तो ये पॉडकास्ट उनके लिए एक रोड मैप बन सकता है। इस पॉडकास्ट में हम आगे जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे लोगों की कहानियां जो छोटे शहरों से आकर बड़े सपने सिर्फ देखते ही नहीं, उन्हें पूरा भी करते हैं और सोसाइटी में एक असली इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। वेलकम टू द तोशरावत पॉडकास्ट सर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बढ़िया सर जी। सर, मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ और CGPSC या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज तक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है और मैंने हमेशा अपने पैशन को फॉलो किया है। बट मैं ये जानता हूँ कि जो लोग CGPSC या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके भी सपने होते हैं सर कि हम भी इस चीज़ में आगे जाके एक सरकारी अफसर बन जाएं। और मैं बिलासपुर के कॉलेज से पढ़ा हूँ तो वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, वहाँ हब है सर, कोचिंग हब है, ये मैं जानता हूँ। तो लोगों को ये लगता है सर कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो बिलासपुर जाना पड़ेगा, और आप बिलासपुर से रायगढ़ आए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में CGPSC का हब बिलासपुर है जी। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम BSc या MSc या BA 12th के बाद जो अपन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जिसको आपको UCG कहा जाता है, तो जब आप 12th के बाद साइंस या कॉमर्स या BA लेते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि मैं 3 साल तैयारी करूंगा। उसके बाद यदि आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो पता है कि मैं 2 साल की तैयारी करूंगा। लेकिन ये जो प्रतियोगी एग्ज़ाम है या प्रतियोगिता एग्ज़ाम, इसको अपन कंपटीशन एग्ज़ाम भी बोलते हैं, इसमें आपको कितना समय देना है ये जब आप वहाँ पहुँचेंगे तभी पता चलता है। ओके, ठीक है जी। तो क्या होता है कि बिलासपुर में बेस्ट कोचिंग है, बिलासपुर एक हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई बच्चे क्या नहीं हो पाते, अफोर्ड कर नहीं पाते कि हम बिलासपुर जाएंगे तो कितने साल रहेंगे। और दूसरी बात, हॉस्टल, उनके कोचिंग की फीस, और एक हिसाब से देखा जाए तो कई बच्चे बिलासपुर को अफोर्ड कर नहीं पाते।
मैं बिलासपुर के कई संस्थानों में पढ़ाया भी हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे रायगढ़, लेलूंगा, धर्मजयगढ़, जसपुर, इस एरिया के बच्चे मुझे हर कोचिंग संस्थान में देखने को मिले हैं। लेकिन स्थिति ऐसी आती है कि वो 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, आपका वापस आ जाते हैं। कुछ जनजातीय क्षेत्र के बच्चे भी हैं, जैसे खासकर लेलूंगा हो गया, धर्मजयगढ़ हो गया, यहाँ पर बहुत ही जनजातीय बच्चे भी हैं जो अफोर्ड कर नहीं पाते। और कुछ मित्रों से मैंने सलाह भी लिया और मेरा पर्पस यही था कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में कोचिंग खोलूं कि जहाँ पर बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिले और शिक्षा ऐसी मिले कि वो प्री के साथ साथ मेंस भी करें और मेंस के साथ साथ उनको इंटरव्यू की भी तैयारी की जाए। ठीक है आपका, उस बेस से मेरा आपका रायगढ़ में कोचिंग खोलने का उद्देश्य था। और मैं रायगढ़ वालों को बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मैं जिस पर्पस से कोचिंग खोला वो आज कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। तो कुलदीप शर्मा क्लासेस में कुलदीप शर्मा जी के साथ और कौन कौन से टीचर्स हैं, फिर और क्या क्या चीज़ें इसमें आप देखिए, कुछ टीचर तो बिलासपुर से आते हैं और मैं हो गया, मेरी जो धर्मपत्नी है, वाइफ है, सुमन शर्मा मैम, वो भी वो मैथ्स पढ़ाती हैं, रीजनिंग पढ़ाती हैं, हिंदी पढ़ाती हैं। और शिक्षक भर्ती का जैसे भी आने वाला है तो सीडीपी में बहुत ही वो स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके द्वारा, मेरे द्वारा और कुछ टीचर बिलासपुर से आते हैं। तो एक हमारे एक अच्छा टीम है ना, उस टीम के द्वारा एक बच्चों को सही मार्गदर्शन की देने की यहाँ पर काम चल रहा है, ऐसा है। और बच्चे संतुष्ट हैं क्योंकि बच्चों से जब फीडबैक लिया जाता है और बच्चे जब, मतलब क्या होता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं ये जज हम नहीं कर सकते, ये जज कर सकते हैं बच्चे। और जब बच्चों का रिजल्ट सही आता है तो हमें लगता है कि भाई चलो हमारी कोशिश सही रही है रायगढ़ में। तो आपने एक प्रॉब्लम को यहाँ पे देखा कि जो रीजनल, जो लोकल यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उनको कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कोचिंग्स को। एक्चुअल में क्या है कि हम जो बिलासपुर में कोचिंग पढ़ा रहे हैं उसकी फीस इसकी तुलना में दुगुनी है। ओके, दुगुनी है, लेकिन हम वही उससे कम प्राइस में। और हमारे पास ऐसा है कि कोई बच्चा आता है, कोई किसी के फादर आते हैं या किसी के पेरेंट्स आते हैं तो हमसे बात भी करते हैं, सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम बोलते हैं भैया आप पहले पढ़ो, इम्पोर्टेंट मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप कम से कम 2 से 3 महीना 4 महीने यदि आप तैयारी कर लिए और रेगुलर हो गए और कहीं ना कहीं आपको उसके माइंड में यदि आप उसको एफर्ट लगा के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलना तय हो जाता है। तो ये उद्देश्य है रायगढ़ में कोचिंग खोलने का। बहुत से स्टूडेंट सर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, पीएससी करना है या फिर रेलवे। तो इसके लिए आप बताइए कि कैसे चुने हम कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर किस एक दिशा में जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग शुरू करते हैं जब उनको लगता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं किसकी तैयारी कर लेता हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ। जबकि ऐसा नहीं होता, तैयारी होता है सीधा आपका 10th या 12th के बाद। ठीक है, जैसे अपन देखें, जैसे आप 10th के बाद यदि आपने 8th में, 9th में या 10th में मैंने सोच लिया कि मुझे सीजीपीएससी या व्यापम या पीएससी का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपका माइंड सेट उसी तरीके से हो जाना चाहिए 10th के बाद। हम क्या करते हैं, 12th के परसेंटेज पे जोर देते हैं कि 12th में 90% आ जाएगा। बट 90% आने से आपका कैंपस सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा कि किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन तो नहीं हो जाएगा। आपको करना है क्या है, बीएससी बीकॉम बीए करना है, जिसको अपन ट्रेडिशनल एजुकेशन कहते हैं जी। ठीक है, आपका उस एजुकेशन से आपको जॉब मिलना, हाँ आज से 10 साल पहले था कि आप बीएससी किए, एमएससी किए तो आपको नौकरी लग सकती थी, लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। आपको हर फील्ड में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको ये सोचना है कि 12th के बाद मुझे किस फील्ड में जाना है। यदि आप यूपीएससी फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन आपको कम से कम 5 साल चाहिए। यदि आप सीजीपीएससी में आना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 साल समय चाहिए। यदि आप व्यापम फील्ड में आना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 साल समय चाहिए। एसएससी फील्ड में आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 साल समय चाहिए। तो कंपटीशन एग्जाम ये ट्रेडिशनल एग्जाम ना हो के एक कॉमर्शियल एग्जाम है।
जिस चीज की आप तैयारी करते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एक अधिकारी बन सकते हैं। तो यदि हमने 12th के बाद किसी एक वे में जाके, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, ठीक है, अरे जो मतलब एक कहावत नहीं है कि यदि आप समुद्र में तैराकी सीख गए हैं तो नदी अपने आप पार हो जाएगा। जी। तो वास्तविकता ये है कि यदि अपन स्टेट लेवल में सीजीपीएससी की तैयारी करें हैं, खासकर प्री की करें, मेंस की करें और व्यापम को ध्यान ना दें, ठीक है, हमारे दिमाग में व्यापम नहीं चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, सीजीपीएससी चल रहा है। तो स्थिति कभी कभी ऐसे आती है कि चले भाई व्यापम का सब्जेक्ट या व्यापम का अपन एक फॉर्म डाल देते हैं तो आपके एग्जाम क्या होते हैं, कई बार निकल जाते हैं। बोलने का मतलब यह है कि एक आपका मोटो होना चाहिए, थिंक होना चाहिए कि हम किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट ना बने तो कम से कम एट पार तो बने। एट पार का मतलब होता है कि हम तैयारी ऐसे करें कि सीजीपीएससी की, हमारा मोटो सीजीपीएससी रहा, लेकिन जब हम 2 साल 3 साल 4 साल समय दे दिए और हम चाहते हैं कि अब हम एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करें, तो वो जो नॉलेज है आपकी इसमें काम देगा, आपका व्यापम में काम देगा। तो सबसे पहले तो हमको तैयारी 12th बेस से ही करनी चाहिए, लेकिन हमारा माइंड सेट 10th में हो जाना चाहिए कि हम किसकी तैयारी करनी है। मतलब अगर इस पाथ में जाना है किसी को तो 10th 12th से अपना माइंडसेट वैसा बना ले। बिल्कुल बिल्कुल, 10 12 के बाद आप माइंडसेट सेट कीजिए और सीधा 12 के बाद आप एक सब्जेक्ट चूज कीजिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी हो, और उसके तैयारी में आप लग जाइए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपने अगर 3 साल 4 साल दे दिए सीजीपीएससी यूपीएससी में और आपका अगर वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो जो नॉलेज है आप उसको व्यापम में यूज़ करिए। मतलब और भी ऑप्शन है कहने का मतलब। अभी मतलब ऐसे था कि आज से 5 साल पहले व्यापम और सीजीपीएससी प्री के सिलेबस में अंतर था, लेकिन अब छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी में भी अब सिलेबस बहुत ही तुम्हारा आपका लिखा था डीप हो रहा है, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। जैसे अभी ईडीओ का पेपर आया था तो छत्तीसगढ़ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चे कभी पढ़े ही नहीं थे उस चीज़ को, और इसलिए क्या हो जाता है कि आप किसी एक वे में तैयारी करेंगे ना, जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी किए या मेंस की तैयारी किए, प्री की तैयारी किए, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके जो एग्जाम है व्यापम के एग्जाम वो क्वालिफाई हो सकते हैं यदि आप सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज देंगे और एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो आपको सर कह रहे हैं उस वे पे चलेंगे तो सफलता मिलना तय हो जाती है। तो सर जैसे मान लीजिए हम किसी ने डिसाइड कर लिया कि हमको इस पाथ पे जाना है, लेकिन क्या होता है सर 10-12 साल पहले जो है इस फील्ड में इतने लोग नहीं थे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने नहीं थे। आजकल हर किसी को लगभग मतलब अप्रोक्स सारे स्टूडेंट्स को इसमें आना है और उसके लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी खुल चुके हैं। तो ये डिसाइड करना सर कि कौन सा कोचिंग सेंटर सही है या कौन सा सही नहीं है, इसको कैसे डिसाइड करें सर? देखिए मतलब सबसे पहले तो एक मैं बच्चों को बता दूं कि किसी भी कोचिंग संस्थान जाने से पहले आप जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बाय द वे कि 2 जुलाई को नई बैच शुरू हो रही है, सीजीपीएससी प्री का हो या व्यापम का, आपके कुलदीप शर्मा क्लासेस। तो हो सकता है 2 तारीख को जो बच्चे आए उनको मैं वो चीज पढ़ा दूं जो उनको पता नहीं है, उनको नहीं पता है, जाहिर उनको पता नहीं रहता। तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने से पहले एक बार खुद पढ़ के आए। इसलिए हम 30 जून को क्या ले रहे हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, जिसको अपन स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं। बच्चे कुछ तो पढ़ के आएंगे कि भाई भारत का इतिहास क्या होता है, देन पॉलिटी क्या होती है, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है। तो उनके दिमाग में जब वो पढ़ के आएंगे तो हम जो यहाँ पढ़ाएंगे वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। हम क्या होता है, हम भेड़ चाल चलते हैं कि हम एक फ्रेंड जा रहा है तो हम भी क्या जा रहे हैं, पीछे पीछे अपन उसके साथ जा रहे हैं, नहीं। इसलिए कोचिंग संस्थान डेमो देता है, 3 दिन का डेमो देता है। हालांकि 3 दिन के डेमो में कोई भी विद्यार्थी किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकता, लेकिन अब स्थिति कोचिंग संस्थान इतने खुल चुके हैं तो अब विद्यार्थियों की भी ये परेशानी है कि कौन सी कोचिंग संस्थान जाया जाए, ठीक है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में आ रहे हैं उस क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत ही तुम्हारा आपका देखा जाए सिलेबस बहुत ज्यादा है,
वाट सिलेबस है, इतने सिलेबस हैं आपको, मतलब छत्तीसगढ़ की लगभग लगभग आपके 4 से 5 में लग जाते हैं पढ़ने में, इतने बड़ा सिलेबस है। लेकिन यदि सबको पढ़ लिए तो दिमाग में कचरा भर जाएगा। मैं बोला ना, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको एट पार बनना है। तो हमें ऐसे संस्थान ज्वाइन करें कि जहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ये पता हो कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। भाई संविधान 6 महीना पढ़ा रहे हो, इतिहास 6 महीना पढ़ रहे हैं, जबकि हमको इतिहास संविधान मुश्किल से 1.5 महीने का सब्जेक्ट है, हमको छत्तीसगढ़ 3 महीने का सब्जेक्ट है। दूसरा, रटने के बजाय यदि बच्चे समझने पे ज्यादा ध्यान दें, 2 चीजें होती हैं, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सामने एक ब्रेकर आ गया तो हमारा हाथ अपने आप कहाँ चले जाता है, आपका ब्रेक में चला ब्रेक पे जी। क्योंकि हमारे एक माइंड में वो जा चुका है कि भाई हमको ब्रेक लगाना है। जब पढ़ाई बच्चे इस तरीके से करें कि यदि जब उनको कोई टॉपिक में जैसे पनवानी आए तो उनके दिमाग में आपका तीजन वाई उस माइंड में रहे कि अपने आप मुंह से क्या निकले, आपका पनवानी, आपका तीजन वाई निकले। तो वो तैयारी तभी हो सकती है जब वो रटेंगे नहीं तो क्या समझेंगे, आपका उसको समझने पर बेच देंगे, उसको ज़्यादा समझेंगे। क्योंकि रटने से आप कुछ समय तक तो याद कर सकते हैं और समझने से आप एक लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, उसको आप याद कर सकते तो उसके लिए आप अपने क्लास में क्या एप्लीकेशन हैं। अप्लाई मैं करते हो? क्लास में बच्चों को हमेशा मैप से बताता हूँ, मतलब इमेजिन पावर ज़्यादा अच्छी होती है। जी मैं देखा हूँ, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी 3 घंटे की होती है, आपको डायलॉग याद हो जाता है, आपको गाने याद हो जाते हैं, और इवन तक कई बार तो आपको उस मूवी में क्या सीन था और क्या कपड़े पहने थे और क्या डायलॉग बोला था वो तक आपको याद हो जाता है। राइट। ठीक है आपका, तो इमेजिनेशन पावर बहुत ही क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो हम बच्चों को प्रॉपर हाथ से मैपिंग करके छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं उस 33 जिले का पूरा आपका डिटेल समझा के, जैसे आपका 28 जिले हैं तुम्हारे आपका इंडियन ज्योग्राफी में, तो 28 राज्य हैं, तो उनका पूरा मैपिंग समझा के बच्चों को यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं। और बच्चे को जैसे आप मैप बनाते हो तो दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ भाई तमिलनाडु का ये एरिया सर ने समझाया था, जो मुझे आज तक याद होता है। इसलिए बच्चों को रटने के बजाय हम समझने पर ध्यान देते हैं, और जब वो समझ जाएगा तो चीज़ें उसको अपने आप क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। इसके लिए उसको बेस्ट कोचिंग चाहिए। और मैं आपको एक नेगेटिव बात ये भी बोल दूं कि कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे यूपीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो उसे कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोचिंग अपना 100% देगा, ठीक है आपका, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चे किस प्रकार से उसको अडॉप्ट करता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो घर बैठ के भी तैयारी करते हैं और एग्जाम क्रैक करते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो महंगे महंगे कोचिंग में फीस देने के बाद भी प्रिपरेशन चल रही है 5 से 7 साल 8 साल। तो डिपेंड, तो कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपका गोल कितना सटीक है और आप किस कैसे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन माइंडसेट चाहिए। लेकिन ये है कि कोचिंग एक दवा का काम करती है कि आप जैसे आपको बीमारी है तो आपको उसका इलाज करवा सकती है, भाई आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको अच्छे बुक बता सकती है, समय समय पर आपको नॉलेज दे सकती है, आप कोचिंग आपको बार बार टेस्ट दे सकती है। तो ये क्या करती है, आपकी कोचिंग आपका दवा का काम करती है। तो सर जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो बेस है वही क्लियर नहीं है और वो एक माइंडसेट बना के चला है कि मैं एक सरकारी ऑफिसर मुझे बनना है, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करे, कैसे करे, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? एक कैसा माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम्स के लिए या प्रिपरेशन के लिए? क्या होता है कि जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो जैसे हम अपने संस्थान में ये बोलते हैं कि आप शुरुआत न्यूज़पेपर से करें। ठीक है आपका, इंग्लिश मीडियम के लिए हितवाद बढ़िया, ठीक है आपका, हितवाद अच्छी है, या आपका और भी कुछ ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए दैनिक भास्कर बेस्ट है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है, चाहे आप जैसे अभी एडीओ का एग्जाम हुआ, अभी आबकारी का होने वाला है, उसमें अब करेंट अफेयर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है आपकी, और खासकर जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, जब सीजीपीएससी प्री मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे
तो उसमें आपका जीएस बहुत ही तुम्हारे क्या होता है कम काम आता है। उसमें काम आता है आपका जीके, जनरल नॉलेज, और खासकर जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं उसको अपन, जनरल अवेयरनेस। उसमें यदि वर्तमान में जैसे जो घटनाएं हुई, करंट अफेयर हुए, जिसको हम समसामयिकी भी बोलते हैं, उस पर यदि आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है आपका, तो एग्जाम क्या होता है कि आपका जनरली देखना जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते वो 2-3 नंबर में ही चूकते हैं। जीएस सबसे बन जाता है, बनता क्या नहीं है आपका जनरल अवेयरनेस, समसामयिकी नहीं बनता है, क्योंकि लोग एग्जाम के पहले ही क्या पढ़ना शुरू करते हैं, आपका किसी भी मैगजीन को लेके आपको पढ़ने की शुरुआत करते हैं, जबकि आपको मैगजीन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि आप डेली सुबह उठ के 1 घंटे क्या पढ़े, आप न्यूज़पेपर पढ़े, तो आपका डेली क्या बन जाएगा, एक प्रकार की रूटीन भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा चीज होता है, जैसे ही आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपका अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में, और आपका आंसर क्या हो जाता है, आपको अपने आप ही टिक हो जाता है। वो तब हो पाएगा जब आप 6 महीने से लगातार क्या कर रहे हैं, आपका करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं। ओके सर, तो ये एग्जाम्स के लिए न्यूज़पेपर तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी कितना काम करती है इसकी? आज के बच्चों को तो एनसीईआरटी पता ही नहीं है। हाँ, पहले इसको एक्सप्लेन करिए एनसीईआरटी क्या है? जनरली क्या होता है, मार्केट में हम किसी भी संस्थान की बुक ले लेते हैं, जैसे अभी बाय द वे यदि अभी आबकारी का आ रहा है, यदि अभी एडीओ का आ रहा है, ठीक है आपका, तो हम क्या करते हैं आपका कि हम मार्केट से बुक ले आए, ठीक है, मेरे पास कई मैसेज आते हैं, सर कौन सा बुक लूँ कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। बुक से एग्जाम निकल जाता तो मार्केट में बुक तो है ही, अब बुक को पढ़िए, एग्जाम निकल जाएगा। बुक से एग्जाम नहीं निकलता, एग्जाम निकलता है कि आपने पिछला तैयारी कैसे किया है, ठीक है। कोई भी एग्जाम 1 महीने में 2 महीने में नहीं निकलती, ठीक है। आपका कोचिंग संस्थान की बुक क्या कर देती हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान की बता रहा हूं मैं आपको, वो हाँ हर क्वेश्चन को डाल के आपको ये बता देती कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वन लाइनर रहता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको इतिहास का, यदि सिंधु घाटी सभ्यता को समझना है, मौर्य काल को समझना है, और यदि आपको देखा जाएगा मध्यकालीन इतिहास को समझना है, तो बिना एनसीईआरटी के आप पढ़े उसको सीजीपीएससी प्री या मेंस में आप उसको, मतलब उनको बिना पढ़े आप उसमें नहीं जा सकते। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे पहली बात कि जब अभी आप देख रहे हैं कि लगातार जब इससे भी एग्जाम हो रहा है, एक आध क्वेश्चन आपको विलोपित हो जाते हैं, कई क्वेश्चन विलोपित हो रहे हैं, व्यापम में विलोपित हो रहे हैं। तो हमें अच्छा नॉलेज और सही नॉलेज लेने के लिए हमको 6वीं से लेकर 10वीं तक, चाहे साइंस हो, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे संविधान हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे भूगोल हो, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैं हर बच्चों को सलाह अभी भी देता हूं कि शुरुआत में पहले आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले भी एक माइंडसेट बनाइए, और माइंडसेट बनाने के बाद आप एनसीईआरटी की पुस्तक जरूर पढ़ें। सिलेबस चेंज होते रहते हैं उसके? नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होते। एक्चुअली में क्या होता है, इतिहास के क्या सिलेबस चेंज होंगे जी। संविधान में कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, सिलेबस तो वही रहेंगे। अर्थव्यवस्था में हमेशा बजट आता रहता है, कुछ आपका नए आंकड़े रहते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति रहेगा, गरीबी रहेगा, और सब तो चीज़ें वही रहती हैं। तो वो क्या हो जाता है कि जब वो एनसीईआरटी पढ़ता है, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, एक बार वो पढ़ के आएगा तो क्या पढ़ा रहे हैं उसको ये भी समझ में आएगा। भाई मैं उठ के क्लास में कुछ भी पढ़ा दूँ, आप फ्रेशर हैं, मैं क्लास में माहौल बना दूँ, मैं क्लास में माहौल बना दूँ और एक आपको कुछ भी मैं पढ़ा दूँ, क्लास में रटवा दूँ, टीचर की क्वालिटी ये नहीं होती। टीचर की क्वालिटी ये होती है कि जो चीज़ वो पढ़ा रहा है वो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। मैं बोला ना, मैं अपना स्पेशल सब्जेक्ट मेरे से छत्तीसगढ़ या जीएस है, तो मैं जीएस में मास्टरी हूँ, मतलब मैं बच्चों को मास्टर नहीं करवा सकता। मुझे इतिहास और संविधान में उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, या उस चीज़ में ज़्यादा मेरे को महत्व देना पड़ेगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी कोई चीजें पढ़ाने की इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए बच्चों को आपका एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तब जाके कहीं क्या निकलता है, आपका एग्जाम निकलता है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ क्लास के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी समय लगा देते हैं इसमें 3 साल 4 साल, और उनको ये भी समझ नहीं आता कि कितना घंटा पर डे पढ़ना चाहिए, या फिर ये कैसे स्ट्रेटेजी कैसे बनाए सर इसके लिए। देखिए, स्ट्रेटेजी ऐसे होता है कि अ, इसको अपन आप टाइम मैनेजमेंट बोल सकते हो आप। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई बच्चा रात को पढ़ता है, कोई बच्चा सुबह पढ़ता है। सबके अलग-अलग क्या थिंकिंग होती है कि सर मुझे रात को पढ़ने में ज़्यादा ठीक लगता है, सुबह मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो ये डिपेंड है कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी करता है। लेकिन यदि कोचिंग को इंक्लूड करके वो 7 से 8 घंटा या स्टार्टिंग में 5 घंटा का भी समय देता है, ठीक है आपका? क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद आपको समय का पता खुद ही नहीं चल पाएगा। आप 3 घंटा कोचिंग देंगे, 3 घंटा कोचिंग देने के बाद यदि आप सही से पढ़ेंगे तो 1 घंटा न्यूज़पेपर का समय देगा, 4 घंटा तो ये हो गया। उसके बाद घर जाएँगे तो जो यहाँ पढ़ाया गया, लिखाया गया उसको आप नोट्स बनाएँगे, तो 2 घंटा समय उसमें चला गया। उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे। तो 8 से 9 घंटा का तो आपका क्या चला गया, आपका पढ़ाई में ही चला गया। और इतना आपको समय देना पड़ेगा, इतना आपको समय देना पड़ेगा, और कंटिन्यू जब तक एग्जाम ना निकले आपको इतना समय देना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि मैं 15 घंटा पढ़ता हूँ, 20 घंटा पढ़ता हूँ, वो क्वालिटी स्टडी नहीं होती। क्वालिटी स्टडी 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की ही होती है। आप जो 15 घंटे पढ़ाई करेगा तो 15 घंटे पढ़ने के बाद वो मानसिक रूप से उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। आप कोचिंग के साथ 3 से 4 घंटे, 5 घंटे का समय दीजिए। कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, रिपीट करके आइए। कल क्या पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ के आइए, तो निश्चित तौर से आपको जो वनडे एग्जाम है वो 1.5-2 साल में आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्या होता है ना सर कि सब ट्रेडिशनल पाथ पे ही जाते हैं कि 12th के बाद कॉलेज कर लो, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता कि हम कुछ व्यापम की भी तैयारी कर सकते हैं, बीच में आप पढ़ते भी रहिए साथ में स्टडीज, ये भी हो सकता है। हाँ, वही होता है ना कि भाई आप 12th के बाद आप किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम कर लीजिए, और साथ में किसकी तैयारी कीजिए, आप सीजीपीएससी की तैयारी कीजिए, व्यापम की तैयारी कीजिए, ये लगता है तो आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है आपको। लेकिन इसमें और ये भी है कि इसमें समय भी लगेगा, और समय के साथ साथ आपको सही तैयारी भी चाहिए, सही गाइडेंस भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, ठीक है आपका। और साथ साथ हमेशा ईमानदारी भी चाहिए। ईमानदारी का मतलब वास्तव में मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए मैं ईमानदार हूँ। क्योंकि मैं एक चीज़ में बता दूँ, रायगढ़ के बच्चों में मैं एक कमी बहुत देखा हूँ कि वो स्टार्टिंग में ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी मानसिकता क्या कैसे होती जाती है। आपका हर कोचिंग संस्थान की बता रहा हूँ, मैं बिलासपुर में बता रहा हूँ, बिलासपुर में भी ऐसी है। बिलासपुर में के संस्थान में पढ़ा रहा हूँ, वो स्टार्टिंग तो बहुत मजबूत रहते हैं, मोटिवेशन रहता है। बहुत मोटिवेट रहते हैं, जी। ठीक है आपका। और उनको ऐसा नहीं है, हर संस्थान में जैसे मैं है तो मैं अपने कुछ मित्र हैं जो आपका अच्छे पद में उनको बुला लेता हूँ, ठीक है आपका। हमारे द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है, तो धीरे धीरे वो मोटिवेट होते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है उनके साथ, चाहे घटनाएं आ जाती हैं कि वो क्या करते थे, बीच में क्लास को स्किप कर लेते हैं या रेगुलर नहीं हो पाते। अब रेगुलर नहीं हो पाते तो उनका जो मनोदशा है फिर कैसे हो जाता है आपका, स्टार्टिंग में जैसे आए रहते हैं वैसे हो जाती है, ठीक है आपका। तो मैं हर बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी चीज को, चाहे व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी, यूपीएससी ज्वाइन किए हैं, तो उसको अंत तक लेके जाने। भाई अंतिम हथौड़ा पड़ने तक ही चट्टान टूटती है। और हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तुम क्या करते हैं, आपका बीच में छोड़ देते हैं। अब बीच में जब छोड़ोगे तो ये अधूरा रह गया, फिर कोई चीज को नहीं शुरू करोगे, आपका फिर बीच में छोड़ोगे, वो अधूरा हो जाता है। और ऐसे करते करते 28, 29, 30 प्लस हो जाते हैं। स्थिति ऐसे हो जाती है कि फिर उनको फिर कुछ प्राइवेट जॉब करना पड़ता है। तो इतने साल तैयारी करने के बाद सर, मतलब हर साल लाखों लोग शायद तैयारी करते हैं इसके लिए, और इतना नॉलेज लेने के बाद अगर मान लो जॉब भी ना मिले, उस पे में कुछ ना कर सके, तो इतना नॉलेज तो है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस आप देंगे? क्योंकि फेलियर, ये तो फेलियर नहीं बोल सकते आप। नहीं, एक्चुअल क्या होता है कि सफलता मिलने के बाद क्या करना है तो सब बताते हैं, लेकिन सफलता नहीं हो पाए तो क्या करना है ये कोई नहीं बताता। दैट्स माय क्वेश्चन सर। जैसे एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी वो, छिछोरे। उसमें वो अपने बेटे को प्रेशर देते हैं कि आप क्या करें, आपका नीट की तैयारी करें।
और वो इतना ज़्यादा उसमें घुस जाता है वो कि आपका वो अंत में जब पास नहीं हो पाता तो सुसाइड कर लेता है, मतलब सुसाइड साथ तक बच जाता है वो, तो सुसाइड करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है। तो उसने वो कहा था कि भाई सफलता के बाद क्या करना है हर पेरेंट्स बताता है, लेकिन जब वो फेल हो गया तो क्या करना कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका एक दूसरा पॉइंट व्यू होना चाहिए, लेकिन व्यापम ही दूसरा पॉइंट व्यू है। ओके। आप सीजी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका शुरुआत में तो हमेशा यदि आप 12th आपका पास आउट है तो हमेशा सीजीपीएससी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपकी 19-20 साल की उम्र है, बहुत ही कम उम्र है, आप 5 साल समय दे सकते हैं। यदि आप 25 के बाद का समय है, 28 उम्र हो चुका है, तो आप व्यापम पे ध्यान दें। और यदि आप 10th के बाद से शुरू कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि आपको 11-12 तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप यूपीएससी को ध्यान दें। डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई 12th के बाद बोलता है कि सर मैं नीट की तैयारी करूंगा, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, नीट की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक जो किसान परिवार का लड़का है या लड़की है जिनकी आमदनी मुश्किल से साल का 1.5 से 2 लाख रुपए है, वो नीट की तैयारी नहीं करवा सकता। जी। हाँ, वो ये कर सकता है कि भाई मैं तुमको 3 साल का समय और किसी में दे सकता हूँ कि तुम बैंक की तैयारी कर लो, तुम रेलवे की तैयारी कर लो, तुम एसएससी, तुम व्यापम की तैयारी कर लो, सीजीपीएससी की तैयारी कर लो, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम 20 से 30 हजार फीस देना है। और ये पूरा डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा, आपका आपके बच्चे ऊपर कि वो तैयारी कैसे कर रहा है। ठीक है, आप तो सरकारी नौकरी करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। और चूंकि स्थिति अभी ऐसी कि रायगढ़ में कोचिंग खुल चुकी है, ठीक है आपका, तो किसी बिलासपुर के किसी भी संस्थान जाने से पहले मैं रायगढ़ के हर बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम आप यहाँ पर 3 से 4 दिन बैठे, आपको बिलासपुर जैसे वाली भी फीलिंग आएगी। और दूसरा, जो टीचर रायगढ़ से, भाई हम तो बिलासपुर से रायगढ़ आए हैं ना, हम बिलासपुर से रायगढ़ आए हैं, किसके लिए आए हैं, यहाँ के बच्चों के लिए आए हैं। ठीक है आपका, और बच्चे को मैं, हमारे इन बच्चों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है आपका, आज 2 साल हो गए अपने कोचिंग में, लगभग 300-400 बच्चे पढ़ के निकल गए हैं। ठीक है आपका, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, और ये मुझे यहाँ पर बहुत फायदा भी हुआ है। ठीक है आपका, तो भाई ये रायगढ़ के बच्चों के लिए भी सही है, और कहीं कहीं ये है कि मेरे लिए भी सही है। क्योंकि सर 2 साल 3 साल पहले यहाँ पे कोचिंग सेंटर थी ही नहीं, तो सबको बाहर जाना पड़ता था या फिर कोई स्किप कर देते थे इस चीज़ के लिए। और ये अच्छी बात है कि आप रायगढ़ में एक पर्पस लेके आए हैं कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये कोचिंग है। हाँ, मैं तो हर बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई आप पहले प्रिपरेशन पहले आप प्रारंभ कीजिए। जी। ठीक है आपका, पहले तो प्रारंभ होता है, आरंभ भी बाद में देखा जाएगा, है ना, पहले प्रारंभ होना चाहिए। प्रारंभ हो गया तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर आरंभ शुरू हो जाते हैं, ऐसा है। एक सवाल है और है सर कि कई सारे कोचिंग सेंटर्स में क्रैश कोर्स चलाया जाता है, आपको क्या लगता है कि मतलब कितना हद तक ये सही है? देखिए, क्रैश कोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल बता दूं कि अभी शिक्षक भर्ती आने वाली है, ठीक है, शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो शिक्षक भर्ती में सीडीपी रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, उसके बाद उसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा। अब मेरे पास कई बच्चे आते हैं, जैसे अभी आबकारी का आने वाला है, सर मैं 1 महीने में पास कर हो जाएगा, बोला नहीं हो पाएगा। हमारा उद्देश्य है ही नहीं कि अपन बच्चों को क्या करें, आपका दूसरा आप उनको गाइडलाइन सही ना दें, मिसगाइड करना हमारा उद्देश्य है नहीं। जी जी। अब 1 महीने में आबकारी की तैयारी कैसे हो सकती है, संभव ही नहीं है। आप व्यापम या पीएससी, खासकर व्यापम या पीएससी का वनडे एग्जाम, जैसे सीएमओ होता है ना आपका, या असिस्टेंट एडीआई का एग्जाम, जैसे अभी एडीआई का एग्जाम है, तो जब पीएससी भी कोई वनडे एग्जाम ले रहा है, इसमें इंटरव्यू है, और व्यापम में कोई एग्जाम ले रहा है, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 से 11 महीने आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, या खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको, कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं तो। आप बोलेंगे कि मैं कोचिंग भरोसे 3 महीने पढ़ लूँ तो मेरा एग्जाम निकल जाए, ये संभव ही नहीं है। मतलब आपको अगले साल अगर एग्जाम देना है तो आपको पहले से आपको यदि 2025 में एग्जाम देना है अगस्त महीने में, तो आपको 2024 अगस्त से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी आपको। कोई कोचिंग संस्थान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 3 महीने में शिक्षक भर्ती का एग्जाम बच्चों से निकलवा दूंगा।
एक तो कोचिंग संस्थान ये दावा ही मत करे कि बच्चों को पास मैं करवाया हूँ। कोचिंग संस्थान बच्चों को पास नहीं करवाता, कोचिंग संस्थान गाइडलाइन देता है, ठीक है आपका। ये बच्चों का एबिलिटी होता है कि वो बच्चे अपने आप को सही तरीके से खुद आपका आगे बढ़ाकर एग्जाम क्रैक करते हैं। तो क्रैश कोर्स का ये कॉन्सेप्ट कैसा है सर? क्रैश कोर्स कॉन्सेप्ट ही गलत है। हाँ, क्रैश कोर्स उनके लिए है, जैसे बाय द वे एक अधिकारी है और वो सीजीपीएससी प्री दे चुका है, 5-7 साल सीजीपीएससी प्री दे रहा है, वो क्रैक कर रहा है, अब उसकी जॉब लग गई है। अब जॉब लगने के बाद उसके पास 3 महीने का समय है, छुट्टी लेके आया हो और क्या क्या चाहता है कि वो चाहता है कि भाई मैं डीएसपी बनूं या डीसी बनूं, या कोई पद में है, छुट्टी लेके आया है और उसको ये पता है कि भाई मेरे पास 3 महीने का ही समय है, तो उसके लिए क्या सही हो सकता है आपका? क्रैश कोर्स हो सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में छत्तीसगढ़ पहले से है, उसके दिमाग में हिस्ट्री पहले से है, उसके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन पहले से है, इकोनॉमिक्स पहले से है, तो वो केवल उसको सार्फ करेगा, बोलते नहीं उसको धार करेगा, कुल्हाड़ी को धार करेगा वो, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कुल्हाड़ी तो पहले से क्या हुआ लगा हुआ है, आपका जंग लगा हुआ है, और उनको बोलोगे कि तुम 3 महीने में पढ़ा दो, 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो कई संस्थान कोर्स कंप्लीट करवाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम किसी प्रकार का भी केस कोर्स न चलाते हैं, न कभी चलाएंगे। हम बच्चों को सही गाइडेंस देंगे, हम यही बोलेंगे कि प्रिपरेशन कम से कम आपका 1 साल तो होना ही चाहिए व्यापम के लिए। यदि आप सीजीपीएससी प्री और मेंस चाहते हैं तो कम से कम आपको 2.5 से 3 साल का समय देना ही पड़ेगा। उसके बगैर आपका ना सीजीपीएससी निकलेगा और व्यापम कम से कम आपको 1.5 साल का समय देना पड़ेगा। सर आज भी गांव एरिया में ऐसा होता है कि स्टूडेंट को खुद को नहीं पता होता कि आगे मैं करियर में क्या करूंगा या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। पेरेंट्स को भी नहीं पता रहता है कई सारे मामलों में, कई सारे गाइडेंस में। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? मतलब स्कूल नहीं सिखाते कि आगे आपका क्या पाथ होना चाहिए, या फिर कैसे गाइडेंस आप इसको सजेस्ट करेंगे? देखो क्या हो चुका है ना, स्कूल में भी मैं बता चुका हूँ, स्कूलों में भी शिक्षा कैसी दी जा रही है कि भाई 11 का सब्जेक्ट है, आपको ये पढ़ना है, करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल शिक्षा की बात स्कूलों में भी नहीं होती। और दूसरा आपका 11-12 के सिलेबस ही इतने ज़्यादा हो चुके हैं आज, ठीक है आपका, कि वो 12 के बाद ही सोच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा कि यदि इनका भविष्य हमको बनाना है तो 12 के बाद ना सोचें, 10 के बाद सोचें, और बच्चों के एनालिटिकल क्षमता पर भी ध्यान दें कि बच्चा किस चीज़ पे ज़्यादा करता है। यदि उसको साइंस अच्छा है, बहुत ही अच्छा साइंस पढ़ता है तो डॉक्टर बनाइए, बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ता है तो उसको आप क्या कीजिए, आपका III तरफ भेजिए, IITian बनाइए। और यदि लगता है कि भाई हम तो सामान्य परिवार से हैं, हम उतना खर्च नहीं कर सकते, तो 12 के बाद क्या करवाइए, प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करवाइए, किसी संस्थान में भी भेजिए, उस संस्थान का रेपुटेशन देखिए, टीचर की क्वालिटी देखिए, ठीक है आपका। बच्चों के साथ साथ जब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं ना कोचिंग संस्थान में, तो समझ लीजिए कोचिंग संस्थान सही है, क्योंकि आजकल के बच्चे दिशाहीन तो हैं, लेकिन यदि माता पिता ये ना देखें भाई बिलासपुर जाके बच्चा वाकई में पढ़ाई कर रहा है क्या, यदि माता पिता को नॉलेज नहीं है तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। 2015-2014 में बिलासपुर चीज अलग थी, और 2025 में आज क्या हो चुके हैं, कोचिंग संस्थान अलग हो चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, माता पिता बच्चों पर इतना विश्वास करते हैं, लेकिन अब बच्चे ऐसे हो आ रहे हैं कि वो माता पिता के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत है सर। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, गैजेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है आपका, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और उस पर भीड़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक बैच में 700, 800, 1200 बच्चे बैठ रहे हैं, आप किसी को पर्टिकुलर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। हम अपने बैच में मुश्किल से 30-35 बच्चे बैठाते हैं, प्रॉपर एक से क्वेश्चन होता है, हर एक से क्वेश्चन होता है, ठीक है आपको, उनके डाउट को सॉल्व किए जाते हैं, उनको पर्सनल मोटिवेट किया जाता है, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को सुना जाता है, ठीक है। एक एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। होता है ना सर कि किसी का बेस मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, तो अब आप टीचर जो है उस लेवल पे, अपने लेवल पे वो पढ़ाते हैं तो वो कैच नहीं कर पाते हैं, तो ये बेस भी स्ट्रांग होना जरूरी है। जैसे कोई बच्चा नीट की क्वालिफाई कर लिया, नीट की तैयारी कर लिया, तो नीट
क्वालिफाई करना मतलब वो डॉक्टर बन गया, ठीक है आपका। जैसे बड़े बड़े बोलते हैं कि हमारे ITN कॉलेज है, भाई आप तो क्रीम बच्चों को ले रहे हो ना। नीट क्वालिफाई करने के बाद तो बच्चा डॉक्टर तो बन ही जाएगा, आप उसको क्या पढ़ाओगे, आप उसको गाइडेंस दे रहे हो, क्योंकि वो बच्चे नीट क्वालिफाई कर लिया है। ITN क्रीम बच्चे हैं, बच्चे तो वो है ना जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जनजातीय बच्चे आते हैं और ऐसे बच्चे आते हैं उनको ये तक नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, और 1 साल के बाद वो एग्जाम क्वालिफाई करने के हालत में रहते हैं। तो क्रीम बच्चों को तो कोई भी एग्जाम पास करवा देगा, उनको उनको आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। काम तब अच्छा हो कि आप जो बच्चा जीरो से आया अपन उसको हीरो बना दिए, और अपन क्या खुद ही हीरो बनता है वो, मतलब खुद ही पढ़ाई करता है, खुद ही मतलब हम लोग कोचिंग सिर्फ गाइडेंस देता है। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए, और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है। बेस जो है सर कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस मेंटालिटी से आगे बढ़े, एक बात सुने। थैंक यू सर कि आप इतने अच्छी जानकारी आपने दिया और इससे हेल्प हो लोगों को, स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। रायगढ़ में आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक और यू, चाहते हैं कि आपका भविष्य भी उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू यू सर। थैंक यू।